आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के विषय में, प्लेटो का सामान्य परिचय और जो प्लेटो ने सिद्धांत दिए उनके बारे में। 399 ईसा पूर्व में एथेंस में सुकरात को मृत्यु दंड दे दिया गया। सुकरात थे कौन? प्लेटो के गुरु। तो प्लेटो को लगा कि ये भ्रष्ट शासन है, क्योंकि एथेंस में उस टाइम पे लोकतंत्र था। तो प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो ने ये ठान लिया कि शासन व्यवस्था जो होती है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि उसमें अनपढ़ गंवार लोग शासन करें, क्योंकि अगर वो अनपढ़ गंवार लोग शासन करेंगे तो क्या होगा? वो बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो जो बदलाव चाहता है वो क्यों चाहता है। क्योंकि सुकरात बदलाव करना चाहते थे युवाओं में कि वो तर्क वितर्क सीखें, सच और झूठ का पता लगाएं, तो उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। इसलिए प्लेटो ने कहा नहीं, शासन जो होना चाहिए वो बुद्धिमान लोगों का होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लेटो ने दिया अपना सिद्धांत आइडियल स्टेट का। 386 ईसा पूर्व में प्लेटो ने लिखी एक किताब रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा कि एक आइडियल स्टेट होना चाहिए, आदर्श राज्य होना चाहिए। आदर्श शब्द यहाँ पे आ रहा है तो उसको समझिए आप, दो शब्द होते हैं। एक होता है रियलिस्टिक या यथार्थ जिसको कहा जाता है, या रियलिज्म जिसको कहा जाता है, रियलिज्म। और एक होता है यथार्थवाद। तो देखिए, एक आदर्शवाद, एक यथार्थवाद। प्लेटो को माना जाता है कि वो मूलतः आदर्शवादी विचारक था। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आप ये मान के रखिए कि प्लेटो को आदर्शवादी विचारक माना जाता है, लेकिन बाद में जो उसने किताबें लिखी थी अपनी, सबसे बाद में लॉज और स्टेटमैन को सबसे बाद में लॉज लिखी, उसमें उन्होंने प्लेटो ने यथार्थवाद को अपनाया था। थोड़ा सा आदर्शवाद से थोड़ा यथार्थवादी हो गया था। आदर्शवाद है क्या? आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन पढ़ेंगे, या कोई भी अगर राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, या आप व्यवहारिक जीवन में भी देखें तो इन दो शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। ये कहते हैं बहुत आइडियल है, ये कहते हैं बहुत रियलिस्टिक आदमी है ये। तो आदर्श वो है जो आप सोचते हैं, यथार्थ वो है जो आप करते हैं। जैसे कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, तो होता है ना आपके मन में एक मेरे सपनों का शहजादा या फिर मेरे सपनों की शहजादी। तो जो आपके सपनों का शहजादा होता है या आपके जो सपनों की शहजादी होती है, आपने अपने दिमाग में बैठा रखा होता है कि ये खूबियाँ होंगी उसमें। ये है आपका आदर्शवाद है वो। मतलब आप सोच रहे हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, लेकिन फिर आपको जो मिलता है, वो जो आपको मिलता है आपके सामने जो होता है, तो आपको लगता है यार वो चीज़ें तो इसमें है ही नहीं, बहुत कम, वो चीज़ें हैं ही नहीं उसमें। वो होता है क्या? यथार्थवाद। तो शायद आपको अब ज़्यादा टाइम तक याद रहे। तो प्लेटो ने क्या किया? आदर्श माना एक राज्य को, कि एक राज्य में क्या क्या चीज़ें ऐसी ला दी जाएं कि वो आदर्श व्यवस्था स्थापित हो जाए, वहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा ही चले। उसने कल्पना करी बहुत अच्छी सी आइडियल स्टेट की। तो उसने कहा कि सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है एथेंस में या हमारे समाज में? वो है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार प्लेटो के लिए एक बड़ी समस्या थी। तो प्लेटो ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया। तो देखिए, प्लेटो ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, आप उसका सामान्य परिचय भी देखें। एक एक सिद्धांत आपको विस्तार से समझाया जाएगा। तो देखिए,
तो देखिए प्लेटो के परिचय में, प्लेटो 399 ईसा पूर्व में 28 साल के थे जब सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया। और प्लेटो का जन्म क्या है, एथेंस में हुआ था। सुकरात उनके गुरु थे। तो ये सामान्य परिचय है प्लेटो का। उसके बाद रिपब्लिक उन्होंने 386 ईसा पूर्व में किताब लिखी। प्लेटो ने जो अपना मूल विचार दिया है वो रिपब्लिक में दिया है। 386 ईसा पूर्व में प्लेटो ने ये किताब लिखी थी। उसके बाद प्लेटो ने इसमें दिया कौन कौन सा विचार है, न्याय सिद्धांत दिया है अपना। न्याय सिद्धांत को वो, क्योंकि प्लेटो ने रिपब्लिक का अपने उपशीर्षक ही रखा था नाम, क्या, कंसर्निंग जस्टिस, मतलब न्याय पर ही सबसे ज़्यादा विस्तार से बात की गई है इस किताब में। तो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया, दार्शनिक शासक का विचार दिया, शिक्षा का सिद्धांत दिया और साम्यवाद का सिद्धांत दिया। उसके बाद प्लेटो के परिवर्तित विचार जो हैं ये बाद में परिवर्तन हुआ इसमें। तो स्टेटमैन में इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है ठीक है, बुद्धिमान हो सकता है आदमी, लेकिन वो स्टेटमैन चलाएगा, जो कानूनों का जानकार हो वो व्यक्ति राज्य चलाएगा। लॉज में वो कहते हैं कि विधि के अनुसार राज्य को चलाया जाएगा। तो ये सबसे बाद की किताब है प्लेटो की। और ये अभी नेट के एग्जाम में पूछा भी गया था कि प्लेटो की किताबों को अरेंज करने को, तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि ये किताबें पूछी जाती हैं कि कौन सबसे बाद में लिखी गई। तो ये सबसे बाद में लिखी गई, द लॉज। किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए या समझाने के लिए कुछ विधियां होती हैं, तो वो जानना आपके लिए जरूरी है। दो विधियां हैं उसमें, एक है निगमन विधि, किसी भी सिद्धांत को समझने या समझाने के लिए दो विधियों का प्रयोग ज़्यादातर राजनीति विज्ञान में किया जाता है। एक है आगमन विधि, एक है निगमन विधि। अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये शिक्षण विधियों में बहुत महत्वपूर्ण है जानना इसको। निगमन विधि वो है जो प्लेटो अपनाता है। निगमन थोड़ा सा उसी टाइप में है, किसमें, आदर्शवादी। इसको कहा जाता है दार्शनिक या आदर्शवादी विधि, दार्शनिक या आदर्शवादी। इसको अपनाते हैं प्लेटो। प्लेटो ये विधि इस हिसाब से चलती है, पहले सामान्यीकरण कर दिया जाता है किसी सिद्धांत का, उसके बाद उसको फिर एक एक करके समझाया जाता है। जैसे कि इसका एक अच्छा सा उदाहरण ये है कि आप पहले ये कह दें कि सभी गायें दूध देती हैं, मतलब आपने सबसे पहले ये बता दिया। फिर आप परीक्षण करें कुछ गायों पर, वो दूध देती हैं कि नहीं। फिर आप परीक्षण करेंगे लास्ट में एक गाय पर कि क्या ये भी दूध देती है कि नहीं। मतलब ये तरीका है इस विधि को समझने का। मतलब प्लेटो या जो विधि अपनाते हैं या जो दार्शनिक विधि को अपनाते हैं या निगमन विधि जिसे कहा जाता है, तो उसमें पहले ये बता दिया जाता है, सामान्यीकरण कर दिया जाता है, उसके बाद फिर पार्टिकुलर चीज पर आ जाता है। मतलब जनरल टू पार्टिकुलर आते हैं इसमें। दूसरी है आगमन विधि।
तो इसका प्रयोग कौन करता है? अरस्तु करते हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और राजनीति दर्शन का जनक प्लेटो को कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो ने जो किया वो ज़्यादातर कल्पना पर आधारित था उनके, लेकिन अरस्तु ने जो किया वो व्यवहार पर आधारित था। तो इसको आदर्शवादी विधि कहा जाता है, इसको व्यवहारिक या वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। ये कौन सी है? व्यवहारिक या वैज्ञानिक है ये। तो इस विधि को अरस्तु अपनाते हैं। ये विधि पार्टिकुलर टू जनरल जाती है। मतलब अगर आपको वही उदाहरण लें अपने दूसरा गाय वाला ही, तो ये कहती है कि पहले आप निरीक्षण परीक्षण करें, उसके बाद सामान्यीकरण करें, जैसे साइंस में किया जाता है। तो पहले ये कहते हैं कि अगर आपको ये कहना है कि गाय दूध देती है, पता लगाना है आपको, तो पहले आप एक गाय को चूज करें, फिर क्लियर करें कि दूध देती है गाय कि नहीं देती है। आगमन विधि कहती है कि पहले आप एक गाय को चेक करें कि वो दूध देती है कि नहीं देती है, फिर उसके बाद आप कुछ गायों को और चेक करें, वो अगर दूध दे रही हैं, फिर आप बहुत सारी गायों को चेक करें, अगर वो भी दूध दे रही हैं, तब आप ये सिद्धांत बना के बता दें सबको कि हाँ गायें दूध देती हैं। अब ये एक जनरलाइजेशन कर दिया गया, एक सामान्यीकरण कर दिया गया। तो इसमें पार्टिकुलर टू जनरल चलता है सिद्धांत। ये है आगमन विधि। आप इसको याद रखें, ये हर जगह आपको काम आने वाला है। एक विधि है उद्देश्य परक या टेलियोलॉजिकल, या इसको सोद्देश्य परक पद्धति कहा जाता है। इसका प्रयोग प्लेटो और अरस्तु दोनों करते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कार्य या प्रत्येक वस्तु का एक लक्ष्य होता है या एक उद्देश्य होता है, और इसका प्रयोग प्लेटो और अरस्तु दोनों करते हैं अपने सिद्धांत को समझाने के लिए। प्लेटो के प्रमुख 4 सिद्धांत थे। एक था न्याय सिद्धांत, एक शिक्षा सिद्धांत, एक साम्यवाद, एक दार्शनिक शासक का सिद्धांत। प्लेटो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे या आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने कहा कि क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं। उसमें क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए उस राज्य में, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए उस राज्य में, साम्यवाद होना चाहिए और एक दार्शनिक शासक होना चाहिए। क्योंकि बौद्धिक व्यक्ति जब शासन करेगा तो शासन व्यवस्था बेहतर होगी। प्लेटो और अरस्तु दोनों आलोचना करते हैं लोकतंत्र की। प्लेटो की मूल समस्या क्या थी? प्लेटो की मूल समस्या थी भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने ये सब चीज़ें बताई। वो कहते हैं कि समाज में सबसे पहले क्या स्थापित किया जाना चाहिए? न्याय। अब जब न्याय स्थापित हो जाएगा तो क्या होगा? भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? न्याय सिद्धांत दिया। न्याय सिद्धांत, जब न्याय स्थापित हो जाएगा समाज में तो क्या होगा? भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। तो न्याय के लिए उन्होंने बताया न्याय कैसे स्थापित होगा? जब 3 वर्ग बन जाएंगे तो मतलब सभी वर्ग अपना अपना कार्य करने लगेंगे तो न्याय स्थापित हो जाएगा, कोई दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और भ्रष्टाचार के लिए वो एक दूसरी जरूरी चीज मानते हैं, किसको? साम्यवाद को। कहते हैं कि साम्यवाद जो है, साम्यवाद को ये 2 प्रकार मानते हैं।
एक परिवार संबंधी साम्यवाद, एक संपत्ति संबंधी साम्यवाद। प्लेटो कहता है कि किसी की स्त्री नहीं होगी, मतलब सभी बराबर रूप से सभी के लिए पुरुष होंगे, सभी बराबर रूप से सभी की स्त्रियां होंगी, किसी का निजी परिवार नहीं होगा। और दूसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि निजी संपत्ति बड़ा कारण है भ्रष्टाचार का। मतलब वो कहता है कि कंचन और कामिनी दो कारण हैं भ्रष्टाचार होने के सबसे ज़्यादा। कामिनी मतलब स्त्री, कंचन मतलब धन संपत्ति, सोना चांदी। तो दार्शनिक शासक वो कहता है कि जब तक राजकुमार में दार्शनिकता का भाव ना आ जाए, या राजा जो है वहाँ का वो दार्शनिक ना बन जाए, तब तक न्याय स्थापित नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है, प्लेटो कहता था। तो प्लेटो ने दार्शनिक शासक का विचार दिया। अब दार्शनिक शासक बनेगा कैसे? वही शिक्षा सिद्धांत द्वारा। अब ये तीनों क्या है? शिक्षा सिद्धांत कैसे है, साम्यवाद का सिद्धांत कैसे है, न्याय सिद्धांत का क्या है, दार्शनिक सिद्धांत क्या है, इसको शॉर्ट में अभी समझा जाएगा। उसके बाद एक एक करके इसके अलग अलग क्लास आप देख सकते हैं इस पर, ठीक है। देखिए प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया, सबसे पहले प्लेटो ने तो उस टाइम पे जो भी न्याय सिद्धांत थे उनकी आलोचना की या उनका खंडन किया। प्लेटो कहता था कि आप अच्छे वक्ता या अच्छे डिबेटर तब बन सकते हैं जब आप अपने विरोधी के विचारों को ख़त्म कर दें, मतलब उसको गलत ठहरा दें, बस आप सही साबित हो जाएंगे। तो देखिए, रिपब्लिक किताब लिखी प्लेटो ने 386 ईसा पूर्व, उसने अपना सिद्धांत दिया, न्याय सिद्धांत उसमें, और उसका उपशीर्षक क्या रखा? कंसर्निंग जस्टिस, क्योंकि न्याय पे सबसे ज़्यादा विस्तार से प्लेटो ने बात की है अपने रिपब्लिक किताब में। और उस टाइम पे वो आदर्शवादी विचार रखते हैं, लेकिन बाद में आके वो थोड़ा सा व्यवहारिक होते हैं अपने स्टेटमेंट और अंतिम किताब लॉज में। तो देखिए क्या किए प्लेटो, उन्होंने सबसे पहले जो उस टाइम पे सिद्धांत प्रचलित थे उनकी आलोचना की। वो कौन कौन से सिद्धांत थे? सबसे पहले था उनमें परंपरागत न्याय सिद्धांत, जिसके समर्थक दो लोग थे, एक थे सिफालस और एक थे पॉलीमार्कस। तो सिफालस क्या कहते हैं? सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, सिफालस कहते हैं ये। तो प्लेटो इसका खंडन कैसे करते हैं? ये कहते हैं कि अगर सत्य बोलना न्याय है तो आप ये बताएं कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर खड़ा है और वो देख रहा है कि एक व्यक्ति भागता हुआ जा रहा है उसके सामने से, और कुछ व्यक्ति वहाँ पे हथियार लेके उसके पास आते हैं, तो उससे पूछते हैं कि वो किस दिशा में गया या फिर वो कहाँ छुप गया। अगर आप यहाँ पे सत्य बोल देते हैं तो क्या होगा? उस व्यक्ति को मार दिया जाएगा। तो ये कहाँ न्याय हुआ? ये न्याय नहीं हुआ, ये अन्याय हो जाएगा फिर। अब दूसरी लाइन ये है कि दूसरों के ऋण को चुका देना ही न्याय है, सिफालस कह रहे हैं। तो प्लेटो इसके बारे में कहते हैं कि भाई अगर दूसरों के ऋण चुकाना न्याय है या दूसरों का ऋण चुकाना अगर न्याय है, मान लीजिए आपका एक मित्र है और आपने उससे बंदूक मांगी है, उसके पास बंदूक थी, आपने मांग ली है उसको, लेकिन वो इस टाइम पे वो पागल हो चुका है, दिमाग उसका खराब हो चुका है, मतलब पागल हो चुका है वो, और आपके पास आता है और कहता है कि मुझे मेरी बंदूक लौटा दो। तो क्या करेंगे आप? लौटा देंगे उसकी बंदूक? अगर आपने लौटा दिया उसको तो उसका तो दिमाग खराब है, वो किसी को भी मार देगा गोली। तो कहाँ न्याय हो पाएगा यहाँ पे? तो उस टाइम पे आपको नहीं लौटाना चाहिए वो। तो ये दोनों बातें जो सिफालस कह रहे हैं कि सत्य बोलना और दूसरों के ऋण को चुका देना न्याय है, उसको वो प्लेटो गलत ठहराते हैं। फिर उसके बाद सिफालस के पुत्र थे पॉलीमार्कस, वो कहते हैं कि शत्रु के साथ शत्रु जैसा और मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना ही न्याय है। ये कौन कह रहा है? पॉलीमार्कस कह रहे हैं, सिफालस के पुत्र थे वो। तो प्लेटो कहता है भाई ये कैसे हो सकता है?
हो सकता है जो आपका मित्र हो वो गलत हो, उसने अपराध किया हो, तो क्या आप उसका साथ देंगे? ये तो न्याय नहीं हुआ। और एक व्यक्ति जिससे आपकी दुश्मनी है पहले से ही और वो समाज के लिए सही कर रहा है, या वो ईमानदार है, या और सिर्फ आपकी उससे दुश्मनी है, इस कारण आप उसके साथ शत्रुवत व्यवहार करेंगे या उसको मार डालेंगे या कुछ करेंगे ऐसा, तो ये न्याय कहाँ होगा? ये भी न्याय नहीं होगा। तो इन दोनों लोगों की बातों को खंडित करते हैं प्लेटो। उस टाइम पे जो दूसरा न्याय सिद्धांत प्रचलित था वो था क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत। क्रांतिकारी न्याय सिद्धांत के प्रवक्ता कौन थे? थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। मतलब जो शक्तिशाली है वही जितना फायदा उसको हो रहा है, वही जो चाहेगा हमेशा वही करता रहेगा, यही न्याय है, यही न्याय है। मतलब क्योंकि ये समाज में यही प्रचलित है। ऐसा कौन कह रहा है? थ्रेसिमेकस। तो प्लेटो इसका भी खंडन करते हैं। और तीसरा जो न्याय सिद्धांत है वो है व्यवहारिक या यथार्थवादी न्याय सिद्धांत। इसके समर्थक थे ग्लाउकॉन। व्यवहारिक या यथार्थवादी न्याय सिद्धांत की ग्लाउकॉन कहते हैं कि न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। तो प्लेटो इसका भी खंडन करते हैं, कहते हैं भाई ये कमजोरों की आवश्यकता ही कैसे है, वो सभी की आवश्यकता है। न्याय समाज में रहेगा तो समाज सुचारू रूप से चलता रहेगा, राज्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो प्लेटो ने इन तीनों सिद्धांतों का खंडन किया और कहा कि ये जो आप न्याय सिद्धांत बता रहे हैं आप लोग, ये बाहरी चीज़ बता रहे हैं आप। न्याय कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये मानव आत्मा का आंतरिक गुण है। मतलब आप बाहर से इसको थोप नहीं सकते किसी के अंदर। देखिए प्लेटो का न्याय जो था वो आज के न्याय से अलग था। आज का न्याय मतलब जो जुडिशरी वाला सिस्टम है कि अपराध और ये सिस्टम नहीं था। उनका न्याय नैतिक न्याय था। नैतिक न्याय जो आज कहते हैं ना कि सामाजिक न्याय जिसको कहते हैं, तो वो उस तरीके का था थोड़ा कि लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, प्लेटो कहते थे। तो प्लेटो ने न्याय को स्थापित कैसे किया अपने समाज में? वो कहते हैं कि शिक्षा सिद्धांत द्वारा, मतलब पढ़ाया जाएगा सबको, फिर जिसके अंदर जो भी गुण होगा वो निकल कर आएगा, और जब वो निकल कर आ गया तो फिर क्या होगा? न्याय स्थापित हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो ये सिद्धांत हैं, खासकर साम्यवाद का सिद्धांत और शिक्षा का सिद्धांत, वो न्याय स्थापित करने में योगदान करेंगे। शिक्षा का सिद्धांत हम विस्तार से पढ़ेंगे इस पर। तो शिक्षा के सिद्धांत में वो बताते हैं कि शिक्षा जब प्रारंभ से शुरू की जाएगी तो 20 वर्ष तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर से एक एग्ज़ाम होगा, जो उसमें पास होगा फिर से उसको पढ़ाया जाएगा, जो उसमें फेल हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएगा। और जो पास हुआ उसको फिर से 10 साल तक पढ़ाया जाएगा। अच्छा, प्रारंभ में जो थी वो संगीत की शिक्षा और व्यायाम की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। उसके बाद 20 से 30 साल तक, 10 साल तक फिर से पढ़ाया जाएगा। 30 साल पे एक एग्ज़ाम होगा, फिर अगर जो फेल हो गया उसमें वो क्या बन जाएगा? सैनिक बन जाएगा। तो उस एग्ज़ाम में जो फेल हो गया वो सैनिक बन गया 30 वाले में। फिर उसके बाद 5 सालों तक जो 30 पे वाले एग्ज़ाम पे पास हो गया वो 5 सालों तक उसको फिर से पढ़ाया जाएगा। उसमें उसको दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाएगा, नीति शास्त्र पढ़ाया जाएगा, मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा। 5 सालों तक उसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 15 सालों तक उसको व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करनी होगी समाज में घूमकर, तब वो दार्शनिक शासक बनने लायक हो जाएगा वह व्यक्ति। अब प्लेटो इसको 3 वर्ग बना दिए, 3 वर्ग बना दिए यहाँ पे, और उन वर्गों को बताते हैं कि जो 20 साल पे फेल हो गया था या जो व्यापारी वर्ग बन गया, उसके अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा तृष्णा है या भूख है। उसके बाद जो है दूसरा वर्ग तैयार हुआ, जो वो कौन है? वो है सैनिक। सैनिक वर्ग का मूल गुण क्या है? वो साहसी है, उसके अंदर करेज है। और उसके बाद वो कहते हैं कि विवेक जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है या बुद्धि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है वो क्या बनेगा? दार्शनिक शासक बनेगा। तो उन्होंने 3 गुणों को 3 को बांट दिया। क्या बताया? सबसे पहले उत्पादक, फिर सैनिक, फिर क्या कहा? शासक। इनके 3 गुण बताया। इनका कहा क्षुधा या भूख। शासक के अंदर
सैनिक के अंदर साहस या करेज, इसके अंदर क्या होगा, शासक के अंदर विवेक या बुद्धि। तो प्लेटो ने यह कहा कि उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, ये तीन वर्ग बन गए किसके द्वारा, शिक्षा सिद्धांत द्वारा। और जिसके अंदर भूख ज़्यादा है वो क्या बन गया, उत्पादक बन गया। जिसके अंदर साहस है वो क्या बन गया, सैनिक बन गया। जिसके अंदर विवेक है वो क्या बनेगा, शासक बनेगा, दार्शनिक शासक बनेगा वो। और ये सब निर्धारित कहाँ से होगा, शिक्षा द्वारा निर्धारित हो जाएगा। यही है तीन गुण ना मानवात्मा के, ये उत्पादक, सैनिक और शासक। जब ये तीनों बन गए तो क्या हो गया, समाज में न्याय स्थापित हो गया। ये हैं तीन गुण, एक ये, एक ये, एक ये।